हाँ बच्चों, तो हम क्या पढ़ रहे थे? अशुद्धि संशोधन। रिपीट कर देते हैं। वाक्य रचना है अशुद्धि शोधन। हिंदी व्याकरण का पाठ 14 है। वाक्य किसे कहते हैं ये पता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आपको क और ख दिया हुआ है। जैसे रहा है बच्चा खेल, तो ये क्या अशुद्ध वाक्य है। उसको शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बच्चा खेल रहा है। फिर क में फिर अशुद्ध है। खीर माँ ने बनाई, तो हम इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? माँ ने खीर बनाई। तो यहाँ पे आपने वाक्य देखे क और ख। ये क्या है? कुछ शब्दों के समूह है। कुछ शब्दों के समूह है ना। एक शब्द होता तो हम वाक्य नहीं कहते, क्योंकि वाक्य किसे कहेंगे? जो शब्दों का समूह होगा। इन शब्द समूहों का अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जो अशुद्ध हैं उनके अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। जब सार्थक होगा तभी वाक्यों का समूह हो, शब्दों का समूह हो और सार्थक अर्थ देने वाला हो, तभी हम उसे क्या कहेंगे? सही वाक्य या सार्थक वाक्य। खंड के शब्द समूहों को पढ़कर इनका अर्थ समझा जा सकता है। ऐसे ही शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, किंतु इसमें एक चीज और लग जाती है कि जो शब्दों का समूह है वो सार्थक अर्थ देने वाला हो, है ना, तभी वो क्या होगा? शुद्ध वाक्य कहलाएगा, शुद्ध शब्द कहलाएगा। अब है आपके वाक्य के दो आवश्यक तत्व बताए गए हैं। पहला है शब्दों का समूह और दूसरा है सार्थकता। सार्थकता को कहते हैं सही अर्थ देने वाला। जैसे हम बोलेंगे नमक, नमक सही अर्थ दे रहा है, आप समझ रहे हैं, है ना। तो अब हम इसे कहेंगे कमान, तो समझेंगे कि आप नमक को कहा जा रहा है? नहीं कहेंगे ना। तो ये क्या हो गया? एक तरह से अशुद्ध शब्द हो गया। तो इसी तरीके से सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और किसी भी अभिष्ट अर्थ को देता हो, वाक्य कहलाता है। फिर है वाक्य के अंग। ये तो आप पढ़े ही होंगे 6th 5th में ही। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। ये तो सब समझते ही हो। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे बिल्ली दौड़ रही है, तो उद्देश्य क्या है? बिल्ली। बिल्ली के लिए तो कह रहा है ना वो, दौड़ने के लिए, कि दौड़ कौन रहा है? बिल्ली दौड़ रही है। वैसे ही तोता वृक्ष पर बैठा है। वृक्ष पर कौन बैठा है? तोता बैठा है। अब है विधेय के बारे में। तो जो बात हम कहते हैं, जैसे वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वो हमारा क्या होता है? विधेय होता है। क्या होता है वो? विधेय। यानी विधेय किसे कहेंगे? जिसके उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वो हमारा विधेय कहलाता है। जैसे बिल्ली दौड़ रही है, तो बिल्ली उद्देश्य हो गई और उसका विधेय क्या हो गया? दौड़ रही है। वैसे ही तोता वृक्ष पर बैठा है, तोता हमारा उद्देश्य हो गया और उसका विधेय हो गया वृक्ष पर बैठा है। अब इन दोनों वाक्यों में बिल्ली और तोता शब्द उद्देश्य तथा दौड़ रही है और वृक्ष पर बैठा है, यह विधेय है। समझ में आ गया? वाक्य के 2 अंग, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात कही जाती है वो उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वो विधेय होता है। अब मुझे बताइए एक उदाहरण। राम ने रावण को मारा। उद्देश्य क्या है? राम। और विधेय क्या है? रावण को मारा। अब है आपके वाक्य के भेद। बच्चों, वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए गए हैं। एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। आपके भी 3 ही हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये आपके 10th 12th तक आएंगे। छोटे रूप में याद करते चलेंगे तो आगे आपको प्रेशर कम पड़ेगा। तो ये देखते हैं रचना के आधार पर 3: साधारण, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को कभी कभी मिश्र बोलते हैं, मिश्र वाक्य भी बोलते हैं। जैसे शुक्ला को शुक्ल बोलते हैं, मिश्रा को मिश्र बोलते हैं, वैसे मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य बोलते हैं। अब हम देखते हैं पहला वाक्य, साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य उद्देश्य, कर्ता और एक विधेय क्रिया हो उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे यानी एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, वो साधारण वाक्य होता है। जैसे रवि मेला देखने जा रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है।
फिर है संयुक्त वाक्य बच्चों। संयुक्त वाक्य में एक योजक, कंजक्शन सुने अंग्रेजी में, है ना, योजक शब्द, शब्द जोड़ने वाला, तो वही संयुक्त वाक्य में एक योजक शब्द होता है। देखते हैं, जिन वाक्यों में दो स्वतंत्र वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा परस्पर जुड़े हुए हो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। हम योजक को ही समुच्चय बोधक कहते हैं, जानते हो ना, योजक शब्दों को ही समुच्चय बोधक कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य, दो स्वतंत्र यानी अलग अलग जो वाक्य होंगे अपने आप में फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक शब्द द्वारा क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। जैसे खाना बनेगा तो हम सब खाएंगे, एक तो खाना बनेगा और एक हम सब खाएंगे, किससे जुड़े हैं, कौन से शब्द से जुड़े हैं, तो से जुड़े हैं ना, हम सब खाएंगे, तो पे प्रेशर पड़ रहा है ना, तो हम सब खाएंगे, है ना। उसके बाद वह मेरठ गया और वहाँ से कार खरीद कर लाया। मेरठ का जाना और कार का खरीदना कौन से शब्द से जुड़ा, और से, है ना, दो काम किए ना उसने, तो दो स्वतंत्र चीजें थी। मेरठ में गया और घूमने के बाद सामान खरीदा, किंतु इन दोनों को जोड़ा उसने और शब्द से, है ना। तो इस तरीके से जो समुच्चय बोधक शब्दों से शब्द जुड़ेगा वो आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब आपका मिश्रित वाक्य, ये थोड़ा सा बच्चे समझ नहीं पाते, थोड़ी सी परेशानी होती है इसमें। इसमें क्या होता है, एक होता है प्रधान वाक्य और बाकी उस पर जुड़े आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको पहचानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे कौन सा प्रधान वाक्य है और कौन सा इससे जुड़ा है। जैसे जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य वाक्य आश्रित होते हैं, आश्रित तो जानते हो ना, निर्भर होना, हाँ, तथा वे समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें भी समुच्चय बोधक आता है, लेकिन इसमें वाक्य थोड़ा बड़ा होगा और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा। जिस पर वो निर्भर होगा उसे प्रधान वाक्य बोलेंगे और जो निर्भर होंगे उन वाक्यों को आश्रित वाक्य कहेंगे, है ना। आश्रित मतलब निर्भर, है ना। तो देखते हैं, मैंने देखा कि चपरासी सो रहा था। एक मैंने, इसमें दो वाक्य जुड़े हैं, मैंने देखा, है ना, और क्या देखा, चपरासी सो रहा था। तो हमारा देखना, हम नहीं देखते तो हमें पता थोड़ी चलता है चपरासी सो रहा है, यानी हम जो देख रहे हैं वो प्रधान वाक्य है ना। और दूसरा जो वाक्य चपरासी को देखना, वो हमारी आंखों पर टिका है ना, तो वो हमारी आंखों पर आश्रित है, हमारे देखने पे आश्रित है। तो पहला वाक्य प्रधान है और दूसरा आश्रित है, और योजक शब्द के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, समुच्चय बोधक शब्द है कि, है ना। माताजी ने बताया कि वे कंप्यूटर पर काम कर रही थी। पहले किसने बताया, माताजी ने, है ना। तो माताजी का कहना, कंप्यूटर पर काम करना, तभी हमें पता चला। तो सर्वे सर्व माताजी, अगर माताजी नहीं बताती तो पता चलता कंप्यूटर पे काम हो रहा है, नहीं ना। तो प्रधान वाक्य है माताजी का बताना, और फिर के द्वारा पीछे का वाक्य उससे आश्रित है और निर्भर है। अब है उपवाक्य बच्चों। संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों में एक से अधिक वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार जुड़े वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वतंत्र उपवाक्य और एक होता है आश्रित उपवाक्य। स्वतंत्र मतलब फ्री, है ना, और आश्रित मतलब निर्भर। एक तो अपने आप में आज़ाद होगा और जो आज़ाद है उस पर एक निर्भर होगा। अब है स्वतंत्र उपवाक्य। ये वे उपवाक्य हैं जिनका अर्थ स्वतंत्र होता है, अर्थात जो अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्यों पर आश्रित नहीं होते। स्वतंत्र तो उसी के कहेंगे ना जो दूसरे पर निर्भर नहीं होता, और आश्रित उसको कहेंगे जो दूसरों पर निर्भर होता है। जैसे शशि मेहनती है परंतु प्रभा आलसी है, आशीष नहा रहा है और दिव्यांशु विद्यालय चला गया है। तो इन दोनों में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य हैं। स्वतंत्र उपवाक्य में प्राय, परंतु, किंतु, तथा, और, एवं आदि अव्यय होते हैं। अव्यय शब्द जानते हो, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अव्यय शब्द, अविकारी शब्द जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार ना हो।
आश्रित उपवाक्य ये वे उपवाक्य होते हैं जो अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र उपवाक्यों पर आश्रित रहते हैं। जैसे राघव ने बताया कि वह विद्यालय जा रहा है, यह वही कमीज है जिसे मैंने बाजार से खरीदा था। यानी कमीज आश्रित है बाजार से, कमीज है ना बाजार पे आश्रित है, उसी बाजार से तो आई ये कमीज, तभी तो कह रहा है ये उसी बाजार की कमीज है। तो ऐसे वाक्य हैं कि जो स्वतंत्र वाक्य पर उपवाक्य पर निर्भर है, और निर्भर वाले को आश्रित कहते हैं और स्वतंत्र वाले को वो अपने आप में प्रधान होता है। ठीक है, अब आते हैं आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद समाप्त हुए। 3 हैं, कितने हैं? 3 हैं रचना के आधार पर। कौन कौन से वाक्य हैं? हाँ, साधारण, संयुक्त, मिश्र, साधारण या साधारण संयुक्त मिश्र। वैसे पहले साधारण आता है, फिर संयुक्त आता है, फिर मिश्र आता है। समझ आया? ये सीक्वेंस है। अब है अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। आपको कितने दिए? 8 ही दिए हैं। 8 ही रहते हैं तो 8 ही देगा वो। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों? 8 भेद होते हैं। उनके नाम हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक तथा संकेतवाचक। अब जैसा इनसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, कुछ तो नाम से ही पता चल रहा है ना, कुछ चीजें तो आप नाम से ही समझ जाओगे। जैसे प्रश्नवाचक तो प्रश्न ही पूछता होगा, संकेतवाचक संकेत दिखाता होगा, है ना। तो इस तरीके इच्छावाचक इच्छा बताता होगा, आज्ञावाचक आज्ञा देने का भाव होगा, है ना। लेकिन इसको पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या होता है। विधानवाचक वाक्य में जिन वाक्यों में क्रिया के होने का पता चले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्रिया होने का मतलब एक ही क्रिया एक ही कर्ता होता है। जिसमें एक क्रिया है एक कर्ता है, वो सीधा साधा वाक्य कह सकते हैं, साधारण वाक्य कह सकते हैं, वो वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं, लेकिन ये याद रखिए कंफ्यूज आते हैं बच्चे। तो फिर है जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, करता भी है, करता कौन है? वह काम करने वाला व्यायाम, है ना। और क्रिया क्या है? करता है, यही होगा ना। एक क्रिया एक करता एक कर्म है। गरिमा व्याकरण पढ़ती है, गरिमा क्या पढ़ती है? व्याकरण पढ़ती है, तो कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, एक एक ही है ना सब। तो ये हो गया सीधा साधा वाक्य विधानवाचक वाक्य। अब है निषेधवाचक वाक्य। निषेध आप देखते हैं रेलवे क्रॉसिंग पे, इधर जाना निषेध है, उधर जाना निषेध है। निषेध का अर्थ होता है मना, मत, नहीं, है ना। जब तो कहते हैं ना रेल की पटरी ट्रेन आ रही है तो ट्रेन पे चले जाएंगे, नहीं ना, मना लिखा रहता है वहाँ पे। तो निषेध का अर्थ होता है मना या नहीं। जिन वाक्यों से क्रिया का न करने या बात के न होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, नहीं करता है, क्योंकि निषेध पढ़ रहे हैं ना, तो नहीं करता है। नवल ने इस वर्ष परीक्षा नहीं दी, नहीं लगेगा ना, निषेध है तो नहीं लगेगा। अब तो नींद आ रही है, हाँ बेटा सुन के ही कम से कम पास हो जाओ, अच्छे नंबर लेके आओ। अब है प्रश्नवाचक वाक्य। अब जानते हो प्रश्न में तो प्रश्न ही पूछेंगे, लेकिन परिभाषा में देखते हैं क्या कहता है। जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछे जाएं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संदीप कहाँ गया, तुम क्या लिख रहे हो। प्रश्नवाचक वाक्य में एक चीज और होती है, चिन्ह भी लगता है। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक साइन लगेगा, चिन्ह जिसे कहते हैं वो भी लगता है। अब है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि में भी जानते हो आश्चर्य का भाव होता है। जिन वाक्यों में प्रसन्नता, शोक, घृणा जैसे भाव का बोध हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। हर्ष होगा, घृणा होगी, है ना, दुख होगा, ये सब भाव होते हैं। और इसमें भी एक चीज होती है, विस्मयादि बोधक का एक चिन्ह होता है ना, वो चिन्ह भी इसमें लगता है। जैसे शाबाश, तुम कक्षा में प्रथम आए हो, हाय बेचारा फिर से फेल हो गया। अब आज्ञावाचक वाक्य देख लेते हैं।
जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश और अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया शांत रहिए, है ना, याद रहो। कहते हैं ना, आज्ञा दूंगी, मैं कहूँगी तुम चुप रहो, तो आज्ञा है ना। और आज्ञा का भाव होता है हमेशा बड़े देते हैं छोटों को, छोटे थोड़ी आज्ञा देंगे, छोटे आज्ञा देंगे अपने छोटों को, छोटे आज्ञा देंगे अपने छोटों को, मतलब कि बड़े छोटों को ही आज्ञा देंगे, चाहे वो छोटा इतना ही बड़ा क्यों ना हो, 1 साल का क्यों ना हो। 1 साल का है तो वो किसको आज्ञा देगा? 6 महीने वाले बच्चे को, 9 महीने वाले बच्चे को, है ना। तो ऐसा भाव होगा। तो इसमें जैसे कृपया शांत रहिए, आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ मत आइए, आप नीचे बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए, है ना। ऐसा भाव होगा तो वो होगा आज्ञावाचक शब्द या वाक्य। वाक्य पढ़ रहे हैं तो वाक्य ही होगा। इच्छावाचक वाक्य में देखते हैं जिन वाक्यों में किसी तरह की इच्छा होती है, आशा होती है, शुभ कामना प्रकट की जाती है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कैसे शब्द आएंगे इसमें? जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आशीर्वाद है ना, ये इच्छा है। आप हमेशा खुशहाल रहें, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, है ना। दीपावली की बहुत बहुत आपको शुभ। ये क्या होती है? हमारी इच्छा है, ये इच्छावाचक वाक्य होते हैं। इच्छाएं है ना, जैसे किसी को ब्लेसिंग देना, किसी को विश करना, कोई भी चीज़, ये सब उसी में आती है। बधाइयाँ देना, जो हिंदी का बधाइयाँ देना। अब है आपके संदेहवाचक। संदेह में क्या होता है? डाउट, है ना, शक, संदेह होगा या नहीं होगा, ऐसे शब्द जो संदेह में आते हैं। तो जिन वाक्यों में कार्य के होने या करने के विषय में संदेह हो वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे लगता है आज वर्षा होगी, अब लग रहा है, बादल है तो लग रहा है, बादल का क्या भरोसा, उड़ के चले जाए तो नहीं बारिश होगी, है ना। भाई हमारे हाथ में नहीं है ना, तो लग भी तो रहा है हमें। अब हम ये भी कहते हैं शायद आज वर्षा हो, शायद भी लगा सकते हैं, संदेह है ना, शायद आज बारिश हो, तो हम बादल को देख के तो शायद बोलेंगे, अब बादल तो है नहीं कि हमें बरसना है। तो यही चीज़ है, जहाँ संदेह का बोध होगा वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। अब है संकेतवाचक, जो कि 8वां वाक्य का भेद है हमारा अर्थ के आधार पर। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, संकेत होता है। जैसे अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि बीमार को समय पर दवा मिल जाती तो वह जल्दी ठीक हो जाता। तो ये है एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। जैसे अब भाई बीमार है तो दवा पे निर्भर है ना, दवा मिलती तो ठीक होना उस पर निर्भर है, किस पे? ठीक होना, बीमार का ठीक होना दवा पर निर्भर है। वैसे ही फसल का अच्छी होना बारिश पर या वर्षा पर निर्भर है। तो संकेत करके बताया गया है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब एक पॉइंट और इसमें आ रहा है, वाक्य परिवर्तन। क्या आ रहा है बच्चों? वाक्य परिवर्तन। हाँ, तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है वो देखते हैं। जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए आपको संयुक्त वाक्य तो पता है, योजक शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं ना। फिर वाक्य के कथन के आधार पर 2 स्वतंत्र वाक्य। स्वतंत्र क्या होते हैं? जो किसी चीज से निर्भर नहीं है। दोनों वाक्यों को किन योजक शब्दों से? किंतु, परंतु और ऐसे शब्दों से जोड़ा जाता है ना, तो उसी के लिए बोला जाता है। ये कौन से शब्द हैं? किंतु, परंतु, लेकिन, यद्यपि, ये शब्द क्या है? योजक शब्द हैं, जिन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द भी कहते हैं ना। तो उन शब्दों के द्वारा संयुक्त वाक्य को बनाएंगे, है ना। सरल वाक्य में तो क्या होगा? एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया।
और जब एक कर्ता, एक कर्म, एक क्रिया होगी और उसमें समुच्चय बोधक शब्द भी जुड़ जाएगा तो कौन सी वो बन जाएगा वाक्य? तब कौन सा वाक्य बनेगा? समुच्चय बोधक शब्द द्वारा कौन सा वाक्य बनता है? अरे योजक शब्द जिसमें लगता है वो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य। इतना सोचने में टाइम लग रहा है। साधारण वाक्य में जब योजक शब्द जोड़ते हैं तभी तो संयुक्त बनता है। इसमें इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि भूल रहे हो, नींद में हो। जैसे सरल वाक्य में है फल खाकर स्वस्थ रहो, लेकिन अगर इसे संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो योजक शब्द जोड़ेंगे, वो कैसे होगा? फल खाओ और स्वस्थ रहो। सीमा के आते ही सरिता चली गई, ये था सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो कैसे होगा? सीता आई और सरिता चली गई। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। सरल वाक्य से दो उपवाक्य बनाए जाएं, एक को मुख्य उपवाक्य तथा दूसरे को आश्रित उपवाक्य बनाया जाए, और जो, जब, क्योंकि, यदि, जिसने आदि योजक शब्दों से जोड़ा जाए। आपको पता है मिश्र वाक्य बनाने के लिए, मिश्र वाक्य जब बनता है तो एक प्रधान वाक्य होता है, एक उस पर आश्रित होता है। तो जब साधारण देगा तो एक को तो प्रधान बनाना पड़ेगा हमें और एक उस पर आश्रित करना पड़ेगा। तो तोड़ना मोड़ना बनाना हमारे ऊपर है ना, हमें तो वो साधारण देगा। तो देखते हैं साधारण में वो हमें क्या देता है। साधारण वाक्य में है समझदार व्यक्ति शांत रहता है। मिश्रित वाक्य में इसको कैसे बनाया? जो व्यक्ति समझदार होता है शांत रहता है, वो भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, वो शांत रहता है। फिर सरल वाक्य में धोबी को पैसे दे आइए। मिश्रित वाक्य में क्या होगा? उसे पैसे दे आइए जो धोबी है। देखिए साधारण से घुमाने, मिश्रित में कितना घुमाना पड़ा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, स्वयं से बनाना पड़ेगा इसको। आगे लंबा चलते हैं। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। अब संयुक्त से, योजक से प्रधान और उपवाक्य में आश्रित में बदलना पड़ेगा। कैसे? संयुक्त वाक्य में दो प्रधान उपवाक्य होते हैं, इसमें एक प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य बनाकर मिश्रित वाक्य बना। संयुक्त में क्या होता है? दोनों प्रधान होते हैं, क्योंकि योजक शब्द जोड़ा, जैसे माता और पिता। अब मम्मी भी जो रही है, पापा भी जो रही है, तो दोनों प्रधान नहीं हो गए। अब और शब्द से जुड़ा है तो एक तरह से योजक शब्द ही होगा ना, सेंटेंस को भी बना सकते हैं वाक्य। तो इस तरीके से इसमें संयुक्त वाक्य में क्या होगा? यदि दुर्गंध है और बैठा नहीं जाता, मतलब यहाँ दुर्गंध है और बैठा नहीं जाता, तो मिश्रित वाक्य में वो कहेंगे इसको, यहाँ इतनी दुर्गंध है कि बैठा नहीं जाता। छवि की बातें सुनकर आंखें भर आई। मिश्रित वाक्य में बनाएंगे, छवि ने ऐसी बातें सुनाई कि आंखें भर आई, क्योंकि मिश्रित वाक्य में योजक भी आएगा और एक होगा प्रधान और एक होगा आश्रित। तो यानी कि आंखें भर आने का कारण क्या था? छवि की बातें। तो छवि की बातें यानी कि प्रधान हो गया ना। वो बातें नहीं होती तो आंसू आंसू तो नहीं आते ना। आंसू का आना छवि की बातों पर ही निर्भर हुआ, और की के द्वारा उन्होंने क्या किया? उसको जोड़ दिया है, आश्रित कर दिया है। तो ये था संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। अब है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। ऐसे आता है बच्चों, बड़ी क्लासों में बदलना आता है, चेंज करना। तो इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है, और उनके बीच में जो योजक शब्द है उसको हटा देंगे। तो पता ही, साधारण बनाना होगा तो संयुक्त वाक्य का योजक हटा देंगे, तभी तो साधारण होगा। ऐसा करते समय वाक्य का अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कैसे। जैसे संयुक्त वाक्य है, कृतिका ने समझाया और राहुल मान गया, तो आप सरल वाक्य में क्या बोलेंगे? कृतिका ने समझाया, राहुल मान गया। कृतिका के समझाने पर राहुल मान गया, है ना। कृतिका के समझाने पर राहुल मान गया। और नितिन ने मारा और नेहा रो पड़ी। नितिन के मारने पर नेहा रो पड़ी। मारने से नेहा रो पड़ी, से और पर और में ऐसे शब्द उसमें लेंगे ना। तो यही है, नितिन के मारने से नेहा रो पड़ी। ये हो गया साधारण वाक्य। अब वाक्य रचना की अशुद्धियां देखते हैं बच्चों, कैसे हैं वाक्य रचना की अशुद्धियां। जैसे अशुद्ध वाक्य है, माला कितनी मधुर गाती है।
तो क्या होगा? माला कितना मधुर गाती है। कितनी मधुर थोड़ी होता है, कितना मधुर गाती है। मधुर लड़के का होता है नाम कि लड़की का? लड़के का होता है। तो मधुर क्या है? पुल्लिंग शब्द है ना, तो कितना आएगा ना उसके साथ, कितना मधुर गाती है। गाय के पास 4 पैर होते हैं। अब पास में थोड़ी होते हैं, उसके तो 4 होते ही हैं ना। हाँ, पास में अगल बगल थोड़े थोड़े होते हैं। तो गाय के 4 पैर होते हैं। गरीबों से दया करो, गरीबों पर दया करो। मैंने आज आना है, मुझे आज आना है। दरवाजे कौन खटखटा रहा है? अब देखिए, ये अन्विति संबंधी था। अन्विति मतलब कि होता है इसमें जैसे कि कुछ इधर का उधर हो जाना, है ना। अब है पदक्रम संबंधी। पदक्रम यानी कि क्रिया को कर्ता की जगह रख दो, कर्ता को कर्म की जगह रख दो, ये होता है पदक्रम। पदों को क्रम से हटा देना। देखिए कैसे, एक फूलों की माला दे दो। एक फूलों की माला दे दो तो हो ही नहीं सकता, फूलों तो वैसे खूब सारे हैं ना। फूलों की एक माला दे दो, फूलों की एक माला दे दो। बीमार को काट कर फल खिलाओ। अब बीमार जब कट जाएगा तो फल खाने लायक बनेगा। हाँ, बीमार को फल काट कर खिलाओ। भरा दूध से गिलास लाओ, दूध से भरे गिलास लाओ, दूध से भरा गिलास लाओ। आगे, घर जाता है वह बालक, वह घर जाता है, वह बालक घर जाता है। सड़क में पानी भरा है, सड़क पर पानी भरा है। 6 में 7 में या टोटल करिए कितने बच्चे? फिर बच्चों, वाच्य संबंधी अशुद्धियां। वाच्य संबंधी अशुद्धियों में देखते हैं अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। उस नौकर से बुला लो, उस नौकर को बुला लो। नौकर को बुला लो। ऐसे नहीं आएगा, उस नौकर से बुला लो को बोलेंगे उसे नौकर से बुलवा लो, उसे नौकर से बुलवा लो। फिर है, दादी से खाना नहीं खाया है, दादी से खाना नहीं खाया जा रहा है तो ऐसे ही बनेगा। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक से ली है, यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। अध्यापक को घर आया, अध्यापक घर आया। राम सो न रहा है, राम नहीं सो रहा है। ये वाच्य संबंधी था। वाच्य में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं ना, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, है ना। अब है परसर्ग। परसर्ग संबंधी मतलब होता है विभक्ति। परसर्ग किसको कहते हैं? विभक्ति को। विभक्ति जानते किसमें होती है? कारक में नहीं होता, कारक के विभक्ति। किसको? कारक के चिन्हों को विभक्ति चिन्ह बोलते हैं ना, परसर्ग भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। तो परसर्ग संबंधी यानी विभक्ति संबंधी, चिन्हों संबंधी गलतियां, अशुद्धियां कैसे होंगी? फल मेज में पड़े हैं, तो फल मेज पर पड़े हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वे फलों को खा रहे हैं, वे फल खा रहे हैं। सोहन के एक भाई है, सोहन का एक भाई है। ये तो बहुवचन में हो जाएगा ना, अब एक ही तो कहाँ लगेगा। तेजी की खाना मत खाओ, तेजी से खाना मत खाओ। उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां कैसे होंगी? अशुद्ध वाक्य,
रमन बेफिजूल के काम करता है। तो रमन फिजूल के काम करता है। अब फिजूल मतलब भी तो बेफिजूल ही होता है, तो बे लगा के क्या होगा? फिजूल मतलब समझिए व्यर्थ के कार्य, फालतू के कार्य। उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ। उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ है। अब है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य कौन से हैं? मेरे यहाँ सब सकुशलता पूर्वक हैं। मेरे यहाँ सब कुशल पूर्वक हैं। अशुद्ध में है मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए। तो शुद्ध में मुझे केवल 10 रुपए चाहिए। केवल और मात्र एक ही चीज का बोध कराते हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। शुद्ध में होगा भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तुम परस्पर आपस में लड़ते रहते हो। अब आपस भी और परस्पर भी एक ही चीज होता है ना, तो तुम आपस में लड़ते रहते हो। आगे देखते हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य मैंने कुछ देर बाद जाना है। तो मुझे थोड़ी देर बाद जाना है। क्या तुमने स्कूल जाना है? क्या तुमको स्कूल जाना है? हाँ, तुम्हें भी होगा। मुझे पास किताब नहीं है। तो मेरे पास किताब नहीं है। मेरे पास किताब नहीं है। मैं थोड़ी देर सोना है। मुझे थोड़ी देर सोना है। मुझे थोड़ी देर सोना है। लिंग संबंधी कैसे हो गया शुद्धियाँ? राम के पास काली कुत्ता थी। तो राम के पास काला कुत्ता था। वह एक महान व्यक्ति थी। हाँ। रमेश ने हमें आगरा घुमाई। घुमाया, आगरा पुल्लिंग है ना, तो घुमाया। एक छोटा लड़की पानी में कूद गया। एक छोटी लड़की पानी में कूद गई। अब है वचन संबंधी कैसे होगा? वे आदमी क्या चाहता है? अगर आदमी ज़्यादा है तो वे आदमी क्या चाहते हैं? अगर आदमी एक है तो वह आदमी क्या चाहता है? वह अनेकों रास्ते जानता है। अब अनेक तो वैसे ही बहुत सारे हो गए, तो अनेकों करने की कहाँ आवश्यकता है? तो वह अनेक रास्ते जानता है। वृक्षों पर फल लगे हैं। तो वृक्ष पर फल लगे हैं। बकरी चल रही हैं। हाँ, बकरियां चल रही हैं। पॉइंट लगता है तो बहुवचन हो जाता है, और पॉइंट बिंदी हट जाती है तो एक वचन आता है। तो बच्चों ये था आपका पाठ। क्या था? वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन। तो धन्यवाद। आज आपका पाठ समाप्त हुआ। आप इसे एक बार पढ़िए और